नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है महासागरीय निक्षेप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूजीसी नेट कहें या रीट कहें या स्कूल व्याख्याता कहें, सब में इसमें से सवाल आता ही आता है। क्लियर है? तो बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इसको। महासागरीय निक्षेप होता क्या है? देखिए, धरातल पर बहुत सारे ऐसे प्रक्रम हैं, जैसे नदी हुआ, वायु हुआ, तो ये कोई ना कोई निक्षेपित मलबा महासागर में जमा करते हैं। मतलब अपरदन कहाँ से किया? भूमि से। और निक्षेपण कहाँ किया? महासागर में। तो महासागर में वो मलबा निक्षेपण होने से महासागरीय निक्षेप बनते हैं। एक तो ये प्रकार हुआ, और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो जीव जंतुओं के द्वारा भी वहां निक्षेपित कर दी जाती है। तो हम यदि महासागरीय चट्टान की बात करें, महासागरीय नितल में जो मलबा जमा हुआ उसकी बात करें, तो वो हमें प्रॉपर चट्टानी रूप में संगठित मिलेगा नहीं। वहाँ क्या चीज मिलेगी? वहाँ असंगठित मलबा मिलेगा। और उस असंगठित मलबे को हम विभिन्न प्रकार के रूपों में विभाजित कर सकते हैं, और उन रूपों से हमें पता चल सकता है क्या कि ये महासागरीय नितल में जो अवसाद जमा हुआ है, ये अवसाद आया कहाँ से है। तो हम उसी का ही वर्णन करने जा रहे हैं कि महासागरीय नितल में जो अवसाद जमा होता है, उस अवसाद में कौन कौन सी चीज होती है, एक एक का वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम समरी रूप में उस अवसाद का परिचय कर लेते हैं। देखिए, महासागरीय निक्षेप में यदि जो मलबा जमा हुआ उसका अध्ययन किया है, क्रमबद्ध अध्ययन किया है, तो वो सबसे पहले मर्रे का नाम आता है। मर्रे और रेनार्ड का, मर्रे और रेनार्ड का नाम आता है। मर्रे महासागरीय निक्षेप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है इसको। क्लियर है? फिर बात करते हैं कि जो मलबा जमा हो रहा है उसके स्रोत कौन कौन से है। तो सबसे पहले हम स्रोत देखें तो स्वयं भूमि होगी, मतलब धरातल से मलबा कट करके महासागरीय भाग में जाएगा। और जो मलबा जमा हो रहा है महासागरीय नितल में, कहां से आकर के? स्थलीय भाग से। वो भूमिज या स्थल जात मलबा कहलाएगा। भूमिज या स्थल जात मलबा कहलाएगा। और यदि हम इसके बारे में सोचे कि कैसा हो सकता है, तो हम बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं इसके बारे में कैसा होगा, कि बजरी के रूप में होगा, रेत के रूप में होगा, सिल्ट के रूप में होगा, मृत्तिका के रूप में होगा, या पंख के रूप में होगा। यदि हम बजरी से पंख की ओर आए तो इनके साइज निरंतर छोटे होते चले जाएंगे। इसका डिटेल से डिस्क्रिप्शन में आगे देने वाला हूँ। क्लियर है? दूसरा, यदि बात करें कि ज्वालामुखी निक्षेप, ज्वालामुखी निक्षेप से भी बहुत सारा मलबा महासागरीय भाग में जमा होता है। और तीसरी बात करें कि जैविक कारक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा सवाल इसमें से आने के चांस रहते हैं। यदि जैविक मलबे की बात करें, जैविक निक्षेप की बात करें, तो ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पेलेजिक और नेरेटिक। नेरेटिक कौन सा हुआ? जो तट के समीप है, जो तट के समीप मलबा जमा होता है। कौन सा? जैविक, जो जीव जंतु और वनस्पति के द्वारा मलबा जमा हो रहा है उसको जैविक कह दिया। वो नेरेटिक कहाँ? तट के समीप। और पेलेजिक कहाँ? अगाध सागर में, मतलब गहराई वाले जगह पर जो जमा हुआ वो क्या कहलाया? वो पेलेजिक कहलाया। और पेलेजिक के भी दो रूप हैं। कौन कौन से? एक तो मृत्तिका प्रधान, मतलब मिट्टी, मतलब सिलिका, सिलिका प्रधान हो गया। और दूसरा वो जीव प्रधान हो गया। जीव भी कौन सा? चुन्ना, चुन्ना में रहने वाले जीव प्रधान। क्लियर है? तो एक तो सिलिका प्रधान हो गया और एक चुन्ना प्रधान हो गया। चुन्ना प्रधान के भी दो रूप है। कौन से? टेरोबोड और ग्लोबिजरेना। इसको ट्रिक से याद रखना है। कैसे? कि टेर को चुन्ने में रखा, गल गया। याद रखना इसको कैसे? टेर को चुन्ने में रखा, गल गया। तो चुन्ना प्रधान में कौन कौन से आए? टेर से टेरोबोड और गल से ग्लोबिजरेना। क्लियर है? सिलिका प्रधान की बात करते हैं तो सिलिका प्रधान में दो आते हैं, एक तो रेडियोलेरियन और एक डाइटम। अब याद रखना कि रेड डाई
रेड डाई सिल्ली हो गई, सिल्ली मतलब गिल्ली हो गई, तो रेड से रेडियोलेरियम, डाई से डाइटम, सिल्ली से सिलिका प्रधान। तो ये कौन से थे? ये पेलेजिक निक्षेप के प्रकार थे। और एक यदि तीन मुख्य स्रोतों के अलावा यदि हम और निकालें तो वो क्या हो सकता है? वो या तो लाल मृत्तिका हो सकती है या उल्का पिंड से आने वाले निक्षेप हो सकते हैं, जो हमें कहाँ मिलते हैं? महासागरीय नितल में मिलते हैं। तो ये इनका एक छोटा सा वर्णन था परिचय के रूप में कि महासागरीय निक्षेप में आप पढ़ते क्या क्या चीजें हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मुख्य स्रोत तीन ही है, स्थलजात, ज्वालामुखी निक्षेप और जैविक कारक। स्थलजात को हमने आकार के आधार पर क्रम से कम होते रहने के रूप में बताया है। बजरी, रेत, सिल्ट, मृत्तिका और पंख। पंख के तीन प्रकार बताए। किसने बताए? मर्रे ने, वो आगे डिटेल से बताऊंगा। नीली, हरी और लाल पंख है। फिर जैविक निक्षेप की बात करें, नेरेटिक और पेलेजिक है। पेलेजिक निक्षेप में दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? चूना प्रधान और सिलिका प्रधान। चूना प्रधान में कौन से आए? टेरोपोड और ग्लोबिजरेना। और सिलिका प्रधान में कौन आए? रेडियोलेरियम और डाइटम। और चौथा यदि हम कोई स्रोत जोड़ना चाहे तो वो कौन सा आएगा? वो अकार्बनिक आएगा। और अकार्बनिक में भी कौन सा? एक तो लाल मृत्तिका और एक उल्का पिंड के रूप में। क्लियर है? अब एक एक का हम वर्णन करते हैं। यदि हम स्थलीय या भूमिज निक्षेप की बात करें तो इसके रूप कौन कौन से हैं? बजरी, रेत, सिल्ट, मृत्तिका और पंख। अब ध्यान से सुनना, यहां से इसका जो कणीय रूप है, कण रूप है, छोटा हो रहा है, छोटा होता हुआ। नंबर एक बात है कि सबसे बड़ा रूप किसका होगा? बजरी का होगा, फिर रेत, उससे छोटा सिल्ट, फिर मृत्तिका, और सबसे छोटे कण किसके होंगे? पंख के होंगे। क्लियर है? अब इसकी भी बात करें कि जैसे तट से हम सागर की ओर जा रहे हैं, ये महासागरीय भाग है और ये सागरीय हिस्सा है, तो यहाँ हम सागर की ओर जा रहे हैं। यदि महासागरीय भाग की ओर देखें और यहाँ महाद्वीपीय भाग की ओर, तो सबसे पहले बड़े कण आएंगे। ये ध्यान में रखना, सबसे पहले बड़े कण आएंगे, मतलब सबसे पहले बजरी आएगी। ठीक है? उसके बाद में सागरवर्ती हिस्से में ये कण छोटे होते चले जाएंगे, मतलब बजरी के जमाव के बाद में रेत का जमाव होगा। उसके बाद में किसका जमाव मिलेगा? हमें सिल्ट का जमाव मिलेगा। उसके बाद में मृत्तिका का, और अंतिम भाग में क्या मिलेगा? हमें पंख मिलेगा। क्लियर है? मतलब जिसका आकार बड़ा वो तट के उतने ही समीप होंगे, और जिसका आकार छोटा वो अगाध सागर की ओर निक्षेपित होंगे। क्लियर है? अब एक एक की बात करते हैं। यहां से सवाल आता है मिलान करने के रूप में, हम बजरी की बात करते हैं। देखिए, बजरी का जो व्यास होता है, बजरी का जो व्यास होता है वो 2 mm मतलब 2 मिलीमीटर से लेकर के 256 मिलीमीटर के साइज का होता है। व्यास की बात कर रहा हूं, त्रिज्या का दुगुना व्यास कहलाता है। क्लियर है? मतलब ये यदि बजरी का साइज है तो यहां से यहां तक का ये या 2 मिलीमीटर से लेकर के 256 मिलीमीटर तक का व्यास हो सकता है। किसका? बजरी का। और बजरी के भी 4 रूप है। कौन कौन से? गोलाश्मिका, गुट्टिका और कणिका। बजरी को क्या कहते हैं? ग्रेवल। अब गोलाश्म को क्या कहते हैं? बोल्डर। यदि हम गोलाश्म की बात करें तो ये 256 मिलीमीटर से बड़ा यदि व्यास है तो वो गोलाश्म कहलाएगा। क्लियर है? यदि 64 से लेकर के और 256 mm का व्यास है तो वो क्या कहलाएगा? वो गोलाश्मिका कहलाएगा। और यदि 4 से लेकर के और 63 mm तक व्यास है तो वो गुट्टिका कहलाएगा।
और यदि 2 से 3 mm का व्यास है तो वो कणिका कहलाएगा। ये इनके व्यास दे करके सूची 2 में और सूची 1 में गुलाष्म, गुलाष्मिका, गुट्टिका और कणिका दे करके सवाल पूछा जाता है मिलान करने के रूप में। तो गुलाष्म का व्यास सबसे ज्यादा होता है, दूसरे नंबर पर गुलाष्मिका का, फिर गुट्टिका का और सबसे लास्ट में कणिका का बजरी में। रेत के भी 5 रूप है, रेत के भी 5 रूप है। कौन कौन से? अत्यधिक मोटी, फिर मध्यम, बारीक और अत्यंत बारीक। इनके भी व्यास की बात करें तो सबसे बड़ी रेत वो है जिसका व्यास 1 mm का होता है, 1 मिलीमीटर का होता है। अब इससे आधा 0.5 mm कौन सी हुई? मोटी रेत। फिर मध्यम रेत कितनी हुई? इसका आधा 0.25 mm। फिर बारीक रेत कितनी हुई? 1 इसका आधा 1, 2, 5 mm। मतलब ये कितना हो गया? 1 का 1/8 भाग हो गया, 1/8 मतलब 1 को 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.125 आएगा। और यदि इसकी बात करें तो ये कितना हुआ? 1/4 mm। ये कितना हुआ? 1/2 mm। अब इसकी बात करते हैं तो ये कितना होगा? 1/16 mm। मतलब रेत का यदि व्यास की बात करें तो कहां से कहां तक होगी? 1/16 mm से लेकर के और 1 mm तक का व्यास होगा तो किस में आएगी? वो रेत के प्रकार में आएगी। क्लियर है? अब तीसरा रूप कौन सा था? तीसरा रूप इसका है सिल्ट। तो सिल्ट का जो व्यास होता है वो 1/16 mm में है। ये सारे 1/16 mm से लेकर के और 1/256 mm तक। अब यहाँ ध्यान रखना 1/16 यहाँ भी आ गया और 1/16 यहाँ भी आ गया तो यहाँ 1/17 घटेगी। क्लियर है? अब बात करते हैं मृत्तिका की। मृत्तिका यहाँ 1/257 या 56 था या 57 कर दिया mm से लेकर के 1/8192 mm तक ये क्या है? मृत्तिका है। और पांचवा इसका रूप क्या था? पंख। तो पंख का जो व्यास होता है वो 1/8192 mm से भी छोटा हो, 1/8192 mm से भी छोटा हो तो वो क्या कहलाएगा? वो पंख कहलाएगा। और मैंने आपको बताया था कि पंख 3 प्रकार के होते हैं। किसने विभाजन किया था? ये मर्रे ने किया था। मर्रे ने पंख के 3 विभाजन किए हैं। किसके आधार पर? रंगों के आधार पर। ये सवाल बनता है, इसको अच्छी तरह ध्यान में रखना। रंगों के आधार पर निक्षेप का वर्णन करना मर्रे का है। लवणता का वर्णन भी किया था रंगों के आधार पर, लेकिन वो मर्रे का नहीं है। तो रंग के आधार पर इसने कौन कौन से पंख बताए हैं? नीली पंख, लाल पंख और हरी पंख। नीली पंख, लाल पंख और हरी पंख। सबसे पहले हम देखते हैं नीली पंख। नीली पंख क्या है? लेकिन नीली पंख में लोहे के सल्फाइड पाए जाएंगे और जैविक तत्व की इसमें प्रधानता रहेगी, मतलब जैविक तत्व इसमें पाए जाएंगे। क्लियर है? दूसरा, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? चूने की मात्रा 35% पाई जाती है। किसमें? नीली पंख में। और ये जो पंख है ये महाद्वीपीय मग्न तट पर सबसे ज्यादा मिलेगी। मतलब जो हिस्सा महाद्वीपों के तरफ वाला है महासागरीय, वहां पर सबसे ज्यादा मिलेगी। मतलब इसकी गहराई ज्यादा नहीं होती है। और नीला युक्त मतलब इसका रंग जो होता है वो नीला रंग तो होता है, लेकिन देखने में लगभग काले रंग की तरह दिखाई देता है। कौन सा? ये नीला पंख। और इसका वितरण जो पाया जाता है वो कहां पर? अटलांटिक महासागर में।
रूम सागर, देखिए रूम सागर बार बार नाम आता है। रूम सागर का मतलब क्या है? भूमध्य सागर। आर्कटिक महासागर और बंद सागर जितने भी हैं उनमें नीली पंख का वितरण पाया जाता है। दूसरा लाल पंख। लाल पंख लोहे के ऑक्साइड से बनता है, ध्यान में रखना, लोहे के ऑक्साइड से लाल पंख बनता है। और इसमें जो चूने की मात्रा होती है वो 32% होती है, 32% होती है चूने की मात्रा लाल पंख में 32% होती है। पीत सागर, ब्राजील तट और अटलांटिक सागर के निकतल, अटलांटिक महासागर है ये, महासागर के निकतल में इनका जमाव पाया जाता है लाल पंख का। देखिए ये लोहे के ऑक्सीडेशन से बनता है, लोहे के ऑक्साइड से बनता है। क्लियर है? अब बात करते हैं हरे पंख की। हरे पंख की जब भी बात आ जाए तो पोटेशियम के सिलिकेट याद रखने, पोटेशियम के सिलिकेट, पोटेशियम के सिलिकेट से बनता है ये। और इसमें जब भी बात आए तो नीली पंख के रासायनिक अपक्ष को ध्यान में रखना। यदि नीली पंख का रासायनिक अपक्ष होगा तो हरी पंख बनेगी। और किससे बनता है? पोटेशियम के सिलिकेट से बनता है। और इसमें भी लौह तत्व पाया जाता है। नदी का जल जहां पर नहीं पहुंच पाता, मतलब फ्रेश वाटर जहां नहीं पहुंचता है, वहां पर हरी पंख की संभावना ज्यादा रहती है। और इसमें ग्लाइकोलाइट 7 से 8% पाया जाता है और इसमें पोटास की मात्रा 7% होती है। यदि वितरण देखें तो अमेरिका के दोनों जो तटीय क्षेत्र है वहां पर इसका वितरण पाया जाता है। यदि हम जापान के नजदीक और ऑस्ट्रेलिया के नजदीक देखें जिसकी गहराई 100 से 900 कदम के बीच में है, वहां पर ये हरा पंख पाया जाता है। और दक्षिणी अफ्रीका का यदि निकटवर्ती तट देखें जहां पर 100 से 900 कदम की गहराई है, वहां भी ये पंख पाया जाता है। तो ये रंगों के आधार पर जो पंख का मर्रे ने वर्गीकरण किया था उसका विवरण है। इसके बाद है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित वो महासागरीय निक्षेप। अब स्थल जात के बाद में हम बात करते हैं ज्वालामुखी, ज्वालामुखी निक्षेप की। देखिए ज्वालामुखी निक्षेप में जो मलबा होगा वो हमेशा या तो काला रंग होगा या गहरा रंग होगा। दूसरी बात कि ये नीली पंख के समान, नीली पंख के समान ये जमाव करेंगे। क्लियर है? ये ज्वालामुखी निक्षेप था। अब बात करते हैं कि जैविक निक्षेप, जैविक निक्षेप। देखिए जैविक निक्षेप किसका रूप है? वो रूप है जो वनस्पति या जीवों के अस्थि पंजर से बनते हैं। क्या बोला है मैंने? वनस्पति या जीवों के अस्थि पंजर से बनते हैं। और इनका जो स्रोत होता है स्वयं सागर होता है। मतलब सागर में ही ये वनस्पति और अस्थि पंजर के जो जीव हैं वो सारे पनपेंगे। क्लियर है? और इसको यदि हम विभाजित करना चाहें तो दो रूप में विभाजित कर सकते हैं। कौन सा? एक तो नेरेटिक रूप में और दूसरा पेलेजिक रूप में, पेलेजिक रूप में। देखिए ये जीवों और वनस्पति के अस्थि पंजर से है, इसलिए इसको कार्बनिक ऊज भी कहा जाता है। कार्बनिक ऊज या जैविक ऊज एक ही बात है। अब बात करें कि ये पंख के रूप है, पंख के रूप। और जब भी हम पंख की बात करते हैं, जब भी पंख की बात करेंगे तो पंख शब्द आते ही आपने याद रखना है ऊज। मतलब पंख के रूप में जो निक्षेप पाए जाते हैं वो ऊज कहलाते हैं। और यदि महासागरीय ऊज की बात करें तो महासागरीय ऊज में सर्वाधिक जो ऊज होता है वो पेलेजिक ऊज होता है। ऊज की बात करें। अब बात करते हैं कि जो नेरेटिक होता है, नेरेटिक वो
तट के समीप होता है तो तट तलवासी कह देते हैं इसको, तट तलवासी। और जो पेलेजिक है वो अगाध सागरीय है, अगाध सागरीय। क्लियर है? जो नेरेटिक है ये मोलस्का, मोलस्का। देखिए जीव समुदाय को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। किसमें? एक तो कोर्डेटा वर्ग में और एक नॉन कोर्डेटा, मतलब रीढ़ की हड्डी वाले हों तो वो तो कोर्डेटा है, जो नहीं है रीढ़ की हड्डी वाले उनको नॉन कोर्डेटा। 9 किंगडम, उन्हीं 9 जो वर्ग है उनमें से एक मोलस्का संघ है। 9 वर्ग कौन से? प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केहेल्मिंथीज। 9 किंगडम है। 9 किंगडम में से एक मोलस्का है। मोलस्का के अस्थि पंजर से बनता है रेडियोलेरियन, रेडियोलेरियन के निक्षेप से बनता है, या अम्लीय वनस्पति जो होती है, अम्लीय वनस्पति है उसके निक्षेप से बनता है। कौन सा? नेरेटिक ऊज की बात कर रहा हूं। पेलेजिक ऊज अगाध सागर में सर्वाधिक पाया जाने वाला ऊज है, और ये किससे बनेगा? ये शैवाल, शैवाल से बनेगा, शैवाल से बनेगा। और ये 2 रूप में पाया जाता है। कौन कौन सा? एक तो चूना प्रधान के रूप में और दूसरा सिलिका प्रधान के रूप में, सिलिका प्रधान के रूप में। चूना प्रधान मैं बता चुका हूँ आपको कौन कौन से, टेरोपोड और ग्लोबिजरेना। और सिलिका प्रधान मैं आपको बता चुका हूँ कौन सा, डाइटम और रेडियोलेरियन। अब इनका हम वर्णन करते हैं। एक विशेष बात जो मैंने बताई है वो ध्यान में रखना कि पेलेजिक और नेरेटिक जो जमाव है वो भी ऊज के रूप में पाए जाते हैं, पंख के रूप में पाए जाते हैं। देखिए पंख मर्रे ने 3 ही बताए हैं, कौन से? नीले, लाल और हरे पंख के रूप में। लेकिन ये जो जैविक निक्षेप है ये भी पंख के रूप में पाया जाता है, क्योंकि अगाध सागर में और अगाध सागर में जो निक्षेप होता है वो पंख के रूप में होता है। क्लियर है? तो पंख के रूप में या ऊज के रूप में सर्वाधिक निक्षेप पेलेजिक निक्षेप है। अब हम इनके एक एक वर्णन करते हैं। किसका? पहले चूना प्रधान का और फिर सिलिका प्रधान। चूना प्रधान, चूना प्रधान ऊज 2 प्रकार के हैं, टेरोपोड और ग्लोबिजरेना। दोनों के दोनों जो जीव है, टेरोपोड भी जीव है और ग्लोबिजरेना भी जीव है, जो चूना प्रधान क्षेत्र में रहते हैं। उनके अस्थि पंजर से जो निक्षेप बनते हैं उन्हीं को टेरोपोड और ग्लोबिजरेना निक्षेप के रूप में बता दिया। सबसे पहले टेरोपोड। टेरोपोड देखिए अयनवर्तीय सागरों में मिलेंगे, जिनमें गहराई सामान्यतः कितनी होगी? 3000 से 1000 फीट तक होगी, और ये मूंगे वाले क्षेत्रों में पाए जाएंगे। प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी जो तट है वहां पर मिलेंगे। अब इनमें ध्यान रखना इनकी गहराई कम होगी, मतलब जो महासागरीय क्षेत्र में महाद्वीपीय मग्न तट है वहां पर इनकी मात्रा ज्यादा पाई जाएगी। यहाँ अंध महासागर में देखें तो अजोर्स द्वीप, कन्नारी द्वीप और एंटिलिस द्वीप, यहाँ पर कौन से निक्षेप पाए जाते हैं? टेरोपोड निक्षेप पाए जाते हैं, और इसमें चुनने की मात्रा 80% तक होती है। चुनने की मात्रा 80% तक। अब बात करें कि समस्त जो चूना प्रधान क्षेत्र है उनमें यदि गहराई की बात करें तो वो 1000 से 2000 फैथम औसत रूप में मिलेगी। यदि टेरोपोड की बात करें तो वो 300 से 1000 फैथम तक मिलेगी। यदि ग्लोबिजरेना की बात करें तो इसकी गहराई हमेशा ज्यादा होती है, कितनी? 2000 से 4000 फैथम तक होती है। देखिए ग्लोबिजरेना 2000 से 4000 फैथम है। फैथम मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि फैथम महासागरीय गहराई नापने की इकाई होती है। 1 फैथम 6 फीट होता है।
इसमें कैल्शियम की मात्रा 64.47%, औसतन सिलिका की मात्रा 1.64% और खनिज तत्व जो होते हैं वो 3.33% होते हैं। अटलांटिक महासागर के उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जितना भी है वहां पर ग्लोबिस्रेना की मात्रा पाई जाएगी। यदि पूर्वी प्रशांत महासागर की बात करें जो कि कहाँ था, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आएगा, वहां भी ग्लोबिस्रेना की मात्रा पाई जाएगी। और हिंद महासागर के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र जिनका क्षेत्र कौन सा होगा, शीतोष्ण कटिबंध का होगा, वहां पर ग्लोबिस्रेना मात्रा पाई जाएगी। क्लियर है। इसके बाद में देखते हैं सिलिका प्रधान पूंज कौन से। सिलिका प्रधान के दो रूप है, रेडियोलेरियन और डायटम। इसमें ये ध्यान रखना इसकी गहराई के आधार पर, क्योंकि मैंने जो पिछले जो चुना प्रधान था उसमें दो रूप बताए थे, उनमें गहराई में अंतर था, तो इनमें भी गहराई की बात करें सर्वाधिक गहराई इसमें रेडियोलेरियन की होगी, क्योंकि जो मैंने चूना प्रधान बताया था उसमें अधिकतम गहराई 2000 से 4000 फैथम तक बताई थी, लेकिन रेडियोलेरियन की जो गहराई है वो 5000 फैथम तक मिल सकता है, इतनी गहराई तक मिल सकता है। देखिए फोरामिनीफेरा जीवों के अवशेष से मिलेगा, ये कौन सा, रेडियोलेरियन। फिर इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 4% होती है। इसमें एक विशेष ध्यान रखना कि सिलिका प्रधान और चूना प्रधान में एक अंतर ये आता है कि जो सिलिका प्रधान होता है उसमें चूने का अंश कम होता है, इसलिए वो जल्दी से घुल जाते हैं, और जो चूना प्रधान होगा उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा होती है, मतलब चूना कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा होने से वो ज्यादा सुदृढ़ होता है, मतलब जल्दी से घुल नहीं पाता है। तो जल्दी से घुलने वाला ऊज कौन सा है, सिलिका प्रधान ऊज है, उसमें भी रेडियोलेरियन की बात कर रहे हैं हम। रेडियोलेरियन उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाया जाएगा, उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाया जाता है। इसकी गहराई 2000 से 5000 फैथम तक मिलती है। अब ये 5000 फैथम याद रखना कि सिलिका प्रधान के या चूना प्रधान के दोनों में सबसे अधिकतम गहराई पर रेडियोलेरियन मिलेगा आपको। फिर प्रशांत महासागर में इसका सर्वाधिक विस्तार मिलता है, किसका, रेडियोलेरियन का। अब बात करते हैं डायटम की। ये डायटम जो है ये अत्यंत सूक्ष्म पौधे के अवशेष से बनता है, अत्यंत सूक्ष्म पौधे के अवशेष से बनेगा। कैल्शियम की मात्रा इसमें 3 से 30% पाई जाती है, और अंटार्कटिका जो है उसके चारों ओर इसकी उपस्थिति मिलती है। गहराई इसकी कम होती है, कितनी, 6000 से 2000 फैथम तक की होती है। क्लियर है। किसकी, मैं डायटम की बात कर रहा हूँ। जापान और अलास्का, देखिए ये प्रशांत महासागर के वो क्षेत्र हैं जो शीतोष्ण कटिबंध में मिलेंगे, तो जापान और अलास्का के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसकी उपस्थिति पाई जाती है। सूखने पर ये सफेद हो जाते हैं, कौन से, डायटम ऊज सूखने पर सफेद हो जाते हैं। जैसे जैसे ये तट के समीप होंगे वैसे वैसे इनका रंग लाल होगा, जैसे जैसे तट से दूर होते चले जाएंगे वैसे वैसे इनका रंग पीला या मटमैला होता चला जाएगा। क्लियर है। तो ये था सिलिका प्रधान ऊज। अब बात करते हैं अकार्बनिक ऊज। देखिए अकार्बनिक जो निक्षेप है उनमें क्या क्या चीज सम्मिलित है, लाल मृत्तिका और उल्कापिंड। लाल मृत्तिका की बात करें कि अकार्बनिक जो निक्षेप है उनमें सर्वाधिक मात्रा में यदि निक्षेप पाया जाता है तो वो लाल मृत्तिका है, और यदि समस्त महासागरों में निक्षेपण में देखें तो लाल मृत्तिका का दूसरा स्थान आता है ग्लोबिस्रेना के बाद में। कैसे, मैं अभी इन महासागरों में आपको समझाता हूँ। फिर यदि लाल मृत्तिका का गहराई देखें तो वो 2700 फैथम तक मिलेगी। लाल मृत्तिका 2700 फैथम तक की गहराई तक मिलती है। उल्कापिंड से जो मलबा निक्षेपित होता है वो क्या कहलाता है, उल्कापिंड द्वारा जनित महासागरीय निक्षेप।
अब बात करें कि अकार्बनिक में होता क्या है, तो इसमें एल्यूमिनियम के सिलिकेट मिलते हैं सर्वाधिक, एल्यूमिनियम के सिलिकेट मिलेंगे और लोहे के ऑक्साइड मिलेंगे, लोहे के ऑक्साइड मिलेंगे, और ये दोनों मिल करके कितने प्रतिशत बनाते हैं, 85.35% केवल एल्यूमिनियम के सिलिकेट और लोहे के ऑक्साइड बनाते हैं। अटलांटिक महासागर में यदि लाल मृत्तिका का वितरण देखा जाए तो वो 40 डिग्री उत्तर से लेकर के 40 डिग्री दक्षिण के बीच में पाया जाता है। कैसे, मैं अभी बताता हूँ। अब बात करते हैं एक एक महासागर में जो हमने निक्षेप पढ़े हैं उनका विवरण। देखिए ये जो मैंने बनाया है ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। हिंद महासागर में यदि समस्त महासागरों की देखें, ये जो मैंने बनाए हैं ये सिंबल बनाए हैं समस्त महासागरों के लिए, ग्लोबिजरेना के लिए ये डॉट डॉट वाला, लाल मृतक के लिए ये स्टैंडिंग लाइन, लाल मृत्तिका के लिए स्टैंडिंग लाइन, और ये जो आडी लाइनें बनाई है ये रेडियोलेरियन के लिए, डाइटम के लिए ये सिंबल बनाया, टेरोपोड के लिए ये सारा का सारा काला भाग। अब इसमें देखेंगे आप कि ग्लोबिजरेना समस्त महासागरों में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है, कितनी, 12.8 करोड़ किलोमीटर क्षेत्र में ग्लोबिजरेना पाया जाता है, जबकि लाल मृत्तिका कितनी है, 5 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर में है, स्क्वायर क्षेत्र में पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा ग्लोबिजरेना है। क्लियर है। अब देखते हैं कहां पर ग्लोबिजरेना और लाल मृत्तिका का वितरण पाया जाता है। देखिए हिंद महासागर में ये जो हिस्सा है ये वाला, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इसके नजदीक वाला ये जो क्षेत्र है यहाँ पर लाल मृत्तिका का जमाव पाया जाता है हिंद महासागर में। और एक देखें तो ये जो अफ्रीका का तट है इसके नीचे, और यहाँ पर जो इंडिया है, इंडिया के यहाँ नीचे यहाँ पर एक छोटा सा भाग है जहाँ लाल मृत्तिका पाई जाती है, एक मेडागास्कर के यहाँ समीप पूर्व दिशा में और एक मेडागास्कर के यहाँ दक्षिण दिशा में। तो ये है हिंद महासागर में क्या, लाल मृत्तिका का वितरण। ये जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं हिंद महासागर में, ये सारे के सारे किसको बता रहे हैं, ग्लोबिजरेना को। और ये जो हिस्सा जो दक्षिण में है ये समस्त महासागरों में एक ही लाइन में, समझ लेना कि समस्त महासागरों का जो ध्रुवीय क्षेत्र होगा, ठंडा एरिया होगा, वहां पर ये डाइटम के रूप में जमाव पाया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में डाइटम के रूप में ये जमाव पाया जाता है। और यदि डाइटम देखें तो ग्लोबिजरेना लाल मृत्तिका के बाद में, लाल मृत्तिका के बाद में तीसरा जो सबसे बड़ा ये महासागरीय निक्षेप है तो वो डाइटम ही है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि प्रशांत महासागर में इसका वितरण कैसा है। तो प्रशांत महासागर में देखिए ये डेविस जल संधि, और इसके नीचे यहाँ पर ये जो हिस्सा है यहाँ पर क्या चीज है, ग्लोबिजरेना है। और मध्यवर्ती भाग में यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर क्या चीज है, लाल मृत्तिका है। और यहाँ पर लाल मृत्तिका के दक्षिण में इस जगह पर ये जो हिस्सा है यहाँ पर रेडियोलेरियन पूंज पाया जाता है। कहाँ पर, प्रशांत महासागर में। और इसके ये जो छोटे छोटे स्पॉट दिखाई दे रहे हैं ये लाल मृत्तिका के हैं, और दक्षिण में ये जो है ये डाइटम पूंज का वितरण पाया जाता है। बाकी ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, ग्लोबिजरेना के क्षेत्र हैं। ऐसा ही हम अंध महासागर में देखते हैं। अंध महासागर में सर्वाधिक क्षेत्र में यदि प्रतिशत के रूप में देखें तो कहाँ, अंध महासागर में क्या चीज है, ग्लोबिजरेना का वितरण पाया जाता है। और लाल मृत्तिका देखें तो लाल मृत्तिका कहाँ पर, ये वाला हिस्सा जो कहाँ पर है, मैक्सिको की खाड़ी की तरफ वाला हिस्सा है। और यदि दक्षिण में देखें तो यहाँ फाकलैंड के नजदीक में यहाँ पर कुछ क्षेत्र में ये लाल मृत्तिका पाई जाती है, और गिन्नी तट के समीप यहाँ पर पाई जाती है। दक्षिण में देखिए यहाँ पर तो ये क्या है, डाइटम का वितरण है। बाकी सारे में क्या है, ये ग्लोबिजरेना के रूप में। अब यहाँ पर कुछ क्षेत्र ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये वाला हिस्सा और यहाँ पर ये वाला हिस्सा, 2
एक 3 नंबर पर यहाँ पर ये हिस्सा, ये तीनों क्षेत्र किसके हैं? टेरोपोड ऊज के क्षेत्र है। क्लियर है? तो ये था महासागरीय निक्षेप का एक वीडियो। अब इसके सवाल का अंतिम पड़ाव में करते हैं सवाल। पहला सवाल, बिलापवर्ती निक्षेप जो तरल रूप में लोह तत्व की प्रधानता वाले होते हैं, उनका रंग कैसा होता है? आपने कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। दूसरा, ऊज के रंगों के आधार पर वर्णन किसने किया था? ऊज के रंगों के आधार पर अल मसूदी ने किया था कि अल इदरीसी ने, इब्न सीना ने या जॉन मर्रे ने? इन चारों में से किसने किया? कमेंट बॉक्स में जवाब दें। निम्न में से कौन सा गहन सागरीय निक्षेप नहीं है वो बताना है आपने। ग्लोबिजरेना, सिल्ट, रेडियोलेरियन और लाल चिक्का क्या है इसमें से उत्तर बताना है आपने। महासागरों में सर्वाधिक गहराई पर पाया जाने वाला निक्षेप कौन सा है? लाल मृत्तिका है कि लाल पंख है कि डाइटम है कि हरा पंख है? कमेंट बॉक्स में जवाब दें। पेलेजिक पदार्थ के जमाव कहाँ होते हैं? किससे होते हैं? ज्वालामुखी से, चट्टान से, शैवाल से या रसायन से? और अंतिम सवाल, मिलान करना सूची 1 और 2 बनाई गई है। कणिका, गुट्टिका, गुलाश्म और गुलाश्मिका, ये 4 सूची 1 में है। सूची 2 में इनका साइज दिया गया है 256 mm से अधिक या 64 से 256, 2 से 3 mm और 4 से 63 mm। ये मिलान करने हैं सूची 1 के अकॉर्डिंग आपने, और इन सब के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ये था हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।